अच्छा तो दोस्तों सीन कुछ ऐसा कि अब से कुछ घंटे बाद पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज का पहला मैच शुरू होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं कुछ प्लेयर्स को ना पर्सनली खेलता देखना चाहता हूं, जिसके अंदर एक इमामुल हक आते हैं, एक बाबर आजम आते हैं और फिर नीचे से साजिद खान और नुमान अली, क्योंकि ये सिर्फ दो प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं और मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही खेलते हैं। साजिद खान मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका भी गए थे और ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, लेकिन नुमान अली नहीं गए थे। तो मैं इस डुओ को एक दफा फिर से लाहौर के मैदान में इकट्ठा खेलते हुए देखना चाहता हूं। बड़ी दिली ख्वाहिश है कि ये कल के मैच के अंदर या जब भी अपनी बॉलिंग करने हैं, पहला दिन हो बेशक वो दूसरा दिन हो तीसरा दिन हो, ये परफॉर्म करें हर बार की तरह। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। लेकिन सबसे पहले भाई मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 के बारे में बताऊंगा कि मेरी प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन से 11 लड़के आते हैं। एक मैं आपको एक्सेप्शनल बताऊंगा कि हो सकता है इन दोनों में से एक खेलें, बाकी मुझे लगता है कि यही वो होगी टीम जो खेलेगी। उसके अंदर हमारे पास ओपनर आते हैं इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद वन डाउन पे आते हैं हमारे पास हमारे कप्तान, मेरे कप्तान शान मसूद। उसके बाद हमारे कप्ताना बाबर आजम, फिर रिजवान, सऊद शकील, सलमान अली आगा। उसके बाद फिर हमारे पास शहीनशाह अफरीदी या खुरम शहजाद में से एक, क्योंकि वहां पे फिर देखा जाएगा कि रिवर्स स्विंग का फैक्टर किसके पास ज्यादा है, कौन रिवर्स स्विंग को जो है वो ज्यादा कर सकता है। तो देखा जाएगा कंडीशंस को लेके कि भाई इन दोनों प्लेयर्स में से कौन सा एक प्लेयर है जो कल का मैच खेलेगा। उसके बाद फिर मेरे पास हमारा डुओ आ जाता है, यानी कि साजिद खान और नुमान अली। हाँ, साजिद खान थोड़े से अनफिट हैं, वो अभी एक वायरल फ्लू से गुजर के रिकवर हुए हैं। शान मसूद ने कहा है कि अभी हमें थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए मैच से पहले कि साजिद खान अवेलेबल होंगे कि नहीं। लेकिन मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि भाई साजिद खान ये मैच खेले। और जिस तरह आज वो फोटो सेशन के अंदर लग रहे थे, भाई खुद नजर आ रहा था कि ये बंदा जो है फिट है, ये बंदा मैच खेलेगा। तो मुझे ना वहां से फीलिंग आना शुरू हो गई थी कि साजिद खान जो है ये मैच खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके बाद जो है नुमान अली और फिर जारी बात है आसिफ अफरीदी जो है उनके बारे में बता दिया गया है। अजहर महमूद ने भी कहा है कि भाई उनका डेब्यू होगा, शान मसूद ने भी कहा है कि उनका डेब्यू होने जा रहा है। इसी तरह जर्नलिस्ट ने भी उनसे इसी तरह के बारे में कहा कि भाई आपको जैसा मालूम होगा कि आसिफ अफरीदी का डेब्यू होने वाला है, तो आसिफ अफरीदी जो है वो कल का मैच खेलेंगे। ये बात तो सामने जाहिर हो गई, सब कुछ समझ आ गई और यही मेरी प्लेइंग 11 बनती है कि भाई यही लड़के हैं। अब जरा इनके ऊपर जो है ना थोड़ी सी बात कर ले कि मैं क्यों चाहता हूं कि इमामुल हक जो है वो खेले। इमामुल हक ने जो है बहुत टाइम से टीम के साथ नहीं था। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक टीम के लिए ओपन करते आए थे टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर थोड़े से हमें अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिले, जहां साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने काफी अच्छी अच्छी पार्टनरशिप्स लगाई। लेकिन वो जो एक फैक्टर था जहां इमामुल हक के साथ अब्दुल्ला शफीक आके खड़े होते थे और वो जो है एक लंबी पार्टनरशिप लगाते थे। इसी तरह इमामुल हक के साथ उससे पहले शान मसूद आके पार्टनरशिप लगाया करते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब शान मसूद जो है वन डाउन आ रहे हैं, तो उनके साथ जो है अब्दुल्ला शफीक एक दफा से फिर जुड़ गए हैं और शान मसूद जो है वन डाउन खेलेंगे। लेकिन इमामुल हक को मैं खेलता हुआ देखना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इमामुल हक ने रिसेंटली काउंटी के अंदर भाई रिकॉर्ड रन लगाए हैं, रिकॉर्ड मैं कहता हूँ बहुत स्कोर। 7 के 8 मैचेस खेले हैं और उसके अंदर 400 थे, 350 थे और एक ऐसा मैच था जिसके अंदर 22 रन थे। तो भाई एक बहुत लंबा जो है वो स्कोर लगा के आए हुए थे काउंटी के अंदर। और जिस तरह उन्होंने नेट सेशन की वीडियोस उनकी हम लोगों ने देखी, तो वो वाकई ही एक बेहतरीन किस्म की फॉर्म के अंदर लग रहे थे कि हाँ भाई इमामुल हक जो है वो टीम के अंदर जगह डिजर्व करता है। और जैसा कि साइम अयूब को जो है वो ड्रॉप किया गया है, तो कोई दूसरा खास ओपनर नहीं है, तो इसी तरह इमामुल हक की ही जगह बनती है। और इमामुल हक को जो है वो कल का मैच में परफॉर्म तो करना चाहिए। जो मैच शुरू हो रहा है ना, डोमेस्टिक में तो बहुत रन करके आए हैं, इसके अंदर कोई शक नहीं है। उन्होंने काउंटी के अंदर रन कर दिए, उन्होंने आते ही हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर जो है वो 303 रन लगा दिए, उसके बाद एक इनिंग के अंदर 77 रन मारे। तो भाई इमामुल हक ने जो है वो ढेर स्कोर किया। उनका बल्ला ना इस वक्त रन उगल रहा है, उसका इमामुल हक का बल्ला जो है ना वो कह रहा है कि भाई मेरे से ना रन निकलवाओ, मैं आपको हर तरह से रन करके दूंगा, बस मेरे बॉल को ना मेरे बल्ले के साथ मारते रहो, रन आते रहेंगे। तो इस तरह की फॉर्म में है इस वक्त इमामुल हक। और अल्लाह नजर ना लगाए इमामुल हक की बैटिंग को, जितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने अपने इस कमबैक को लेके आए हैं। यानी कि एक होता है ना कि भाई नॉर्मल सी परफॉर्मेंस दे के फिर टीम में वापस आ जाना, नहीं भाई
टोटली आउटस्टैंडिंग किया है, हर तरह की कंडीशन में जाके खेले हैं। जारी बात है इंग्लैंड की कंडीशंस मैं कहता हूँ आई थिंक अगर हम कहें तो सबसे टफेस्ट कंडीशंस जो हैं वो इंग्लैंड की कंडीशंस होती हैं। इतनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका की कंडीशंस नहीं होंगी डिफिकल्ट जितनी इंग्लैंड की हैं, क्योंकि वहां पे जो है एक तो शुरू में आपका सीम अच्छा हो जाता है, फिर आपको बाउंस मिल रहा होता है, फिर जैसे जैसे विकेट पुराना होता जाता है तो आपको जो है वहां पे सीम के साथ साथ ब्रेक भी मिलना शुरू हो जाता है, फिर एक्स्ट्रा बाउंस, फिर एक्स्ट्रा ब्रेक और इस तरह की सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ भाई मेरे लिए इंग्लैंड के विकेट जो हैं वो सबसे ज्यादा टफेस्ट विकेट हैं ऑल ओवर द क्रिकेट सिनेरियो। जहां जहां क्रिकेट होती है उनमें सबसे ज्यादा टफेस्ट क्रिकेट विकेट जो हैं वो इंग्लैंड की हैं। तो इमाम उल हक ने वहां पे भी रन कर दिए, आगे फिर हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के अंदर भी स्कोर कर दिए। तो मैं भाई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इमाम को लेके कि इमाम जो है वो स्कोर करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक के बारे में क्या ही बताएं भाई, एक एक बॉल खेलता है तो लगता है कि ये शॉट ना बना ही इस प्लेयर के लिए है। जितनी प्यारी टाइमिंग, जितनी प्यारी कहते हैं ना स्ट्रक्चर और टेक्स्ट बुक शॉट जो होती है ना वो प्रॉपर मारता है भाई अब्दुल्ला शफीक। और पिछले काफी लंबे टाइम से जो है वो छोटी छोटी लेकिन अच्छी इनिंग भी खेलते आ रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने बड़ी इनिंग्स भी खेली हैं, सेंचुरीज भी मारी हैं, 50s भी मारी हैं, तो कहीं थोड़े रन भी किए हैं। तो जो थोड़े रन किए हैं वो फिर उन 50s और सेंचुरीज के अंदर आके छुप जाते हैं। और फिर इतना खूबसूरत और किताबी प्लेयर हो तो वो तो वैसे जो थोड़े थोड़े रन होते हैं वो वैसे गुम हो जाते हैं। तो भाई अब्दुल्ला शफीक तो जगह डिजर्व करते हैं। उसके बाद शान मसूद आते हैं। शान मसूद एक ऐसे वाहिद शायद कप्तान होंगे पूरी दुनिया के अंदर जो अपनी प्लेइंग 11 में सबसे कम पैसे लेके कप्तानी कर रहे होंगे। यानी कि शान मसूद को जो है वो कैटेगरी डी के अंदर रखा गया है और एज अ टेस्ट कैप्टन होने के नाते आप सोचो, यानी कि अगर शान मसूद अगर टेस्ट कप्तान ना हो तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में फॉल ही नहीं करते, या फिर आप समझ लो कि हम लोग जो है वो टेस्ट क्रिकेट को इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे कि भाई कि टेस्ट क्रिकेट को भी ऊपर लेके जाना है। हमारे जितने भी मोस्टली आप साजिद खान को देख लो, मेरे ख्याल में वो कैटेगरी सी के अंदर हैं। उसके बाद नुमान अली हो गया, आमिर जमाल को तो खैर उन्होंने निकाल ही दिया ना। उसके बाद आप सऊद शकील को देख लो, उसके बाद आप नुमान को देख लो, और इस तरह के जो और भी इब्रार अहमद, ये लोग भी कैटेगरी सी या डी के अंदर फॉल करते हैं। कोई भी एक शायद ऐसा प्लेयर नहीं होगा जो कैटेगरी बी के अंदर फॉल करेगा। तो भाई शान मसूद के लिए थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन जिस तरह की आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, दिल जीता है भाई इस बंदे ने। जिस तरह इसने अपने प्लेयर्स को बैक किया ना, प्लेयर्स के ऊपर ना अब ये कर्ज हो गया कि भाई ये इसको ना ग्राउंड के ऊपर पूरा करके दें। जिस तरह शान मसूद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब दिए जर्नलिस्ट को, तो भाई सुन के ना बहुत अच्छा लगा। यानी उसने कहा भाई कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैटिंग के लिए तो खेल ही नहीं ना रहे। हम लोग जो खेल रहे हैं वो खेल ही रहे हैं कि हम लोग जो है वो 20 के 20 आउट करेंगे, वरना तो फिर आप उसी पुराने दौर में ले जाओ जो मैं पिछली वीडियो में बोला था कि भाई उसी पुराने दौर में ले जाओ कि फटा विकेट बना दो, टीमें आ रही हैं 550 स्कोर बन रही है दोनों की तरफ से, हाथ मिल रहे हैं, मैच ड्रॉ रहे हैं और जाके सो रहे हैं, ना कोई ग्राउंड होम एडवांटेज का फायदा ही नहीं ले पा रहे थे। तो ये जो पिछली इंग्लैंड की एक सीरीज हुई पाकिस्तान के अंदर, उसने जो है पाकिस्तान की ना टेस्ट क्रिकेट को मैं समझता हूँ जगा दिया था पाकिस्तान के अंदर कि हाँ यार हम पाकिस्तान के अंदर जीत सकते हैं। उसके बाद बाबर आजम ने जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज खेल के आए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले, उसके अंदर परफॉर्म किया था। साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को जानते हैं, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के साथ टसल भी रही है, प्लेयर्स के साथ भी टसल रही है। और मैं समझता हूं कि जितना बाबर आजम ने नेट किया है, और बाबर आजम अपने आप को इस वक्त फुली प्रिपेयर समझ रहे हैं कि भाई हाँ मैं फुल इस वक्त प्रिपेयर हूं और मैं जो हूं वो मैच के अंदर परफॉर्म करूंगा। तो उम्मीद करते हैं भाई कि बाबर आजम परफॉर्म करे। और मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि अगर बाबर आजम ना इस मैच के अंदर परफॉर्म कर गया, वो एक आधी सेंचुरी लगाने में कामयाब हो गया, उन सारे जर्नलिस्ट के मुंह पे गीले चिमाटे होंगे जो बाबर आजम को घटिया प्लेयर, जाली किंग और पता नहीं पीआर प्लेयर प्रमोशन और ये सब कुछ बोलते हैं। तो भाई लिटरली चमाटे होंगे लिटरली, और मजा आएगा। मुझे तो उनका तवा लगाने का ना बड़ा मजा आता है, और मैं ना ऐसे स्टोरियां फेंकता रहूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर भी, यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर भी, तो मजा आएगा। तो उसके बाद रिजवान जो है अभी रिसेंटली
कायद आजम ट्रॉफी के अंदर 123 नॉट आउट इनिंग खेल के आए हैं। कॉन्फिडेंट हैं स्कोर करने में, लगता है कि करेंगे। और वैसे भी टेस्ट के अंदर तो रिजवान स्कोर कर ही रहे हैं, ओडीआई के अंदर भी कर रहे थे, T20 के अंदर भी कर रहे थे। ये तो खैर हमारे चीफ सिलेक्टर की आपस की बात है, खैर हम उसके बारे में उस वक्त बात करेंगे जब वो एक फॉर्मेट आएगा। लेकिन उसके बाद एक कामरान गुलाम है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को होगा कि कामरान गुलाम की जगह क्यों नहीं बनी। कामरान गुलाम टीम में इसलिए आए थे क्योंकि बाबर आजम को सीरीज से ड्रॉप किया गया था। अब अगर बाबर आजम जो है वो वापस आ गए हैं तो कामरान गुलाम को ना चाहते हुए भी बिठाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हम इमामुल हक को बिठाते हैं और शान मसूद को ओपन करवाते हैं, क्योंकि शान मसूद एज अ ओपनर भी खेल चुके हैं, तो फिर कामरान गुलाम की जगह बनती है। लेकिन फिर इस तरह एक जो बंदा इस वक्त सुप्रीम टच के अंदर है, सुप्रीम फॉर्म के अंदर है, उसके साथ जो है वो ज्यादती हो जाएगी। और इस वक्त हमें भी चाहिए कि हम एक ऐसे प्लेयर को यूटिलाइज करें जो इस वक्त सुप्रीम टच के अंदर है, इलीट क्लास के अंदर है, इलीट फॉर्म के अंदर है। तो इसीलिए हमारे लिए यही बेटर होगा कि हम लोग इस वक्त कामरान गुलाम को रेस्ट देके इमामुल हक को ही खिलाएं, और कामरान गुलाम को भी दूसरे या तीसरे मैच में किसी ना किसी को रेस्ट देके मौका देना चाहिए लाजमी, क्योंकि उस बंदे ने भी जो है वो बहुत सारी एफर्ट्स की हैं, बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तब जाके उसका नाम जो है पाकिस्तान के लिए आया है। और उसने अपने डेब्यू के ऊपर 100 मारा था, जबकि जब भी वो टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर उनका नाम आता था तो बगैर कोई मैच खिलाए उन्हें जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था। मैं कामरान गुलाम के हक में बिल्कुल हूं कि हाँ भाई, कामरान गुलाम को जो है वो बिल्कुल टीम में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इस वक्त नहीं है। फोर्सफुली, जबरदस्ती, यानी कि मजबूरन निकाला जा रहा है, यानी प्लेइंग 11 से कि भाई आपकी जगह नहीं बनती। उसके बाद मेरी लाइनअप के अंदर नाम आता है सऊद शकील का, यानी कि छोटू डॉन का। छोटू डॉन को जो है हम वो टीम से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मिडिल ऑर्डर की ये और सलमान अली आगा एक तरह से बैकबोन है कि अगर जिस मैच में सऊद शकील परफॉर्म नहीं करता उस मैच के अंदर सलमान अली आगा परफॉर्म कर देते हैं, और जिस मैच के अंदर फिर सऊद शकील ने परफॉर्म किया होता है तो उसके अंदर छोटी सी कंट्रीब्यूशन जो है वो सलमान अली आगा अपनी बैटिंग के जरिए दे देते हैं। तो मैं समझता हूं कि भाई सऊद शकील को जो है वो किसी भी तरीके से आप नहीं निकाल सकते। सऊद शकील की इस वक्त मेरे ख्याल में कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है तो वो सिर्फ है हमारे कीपर की, यानी कि रिजवान की, कि उनको बिठा के अगर उनसे परफॉर्म नहीं होता, और कोई चांस ही नहीं है ना कि आप उसको बिठा दोगे रिजवान को तो, और रोयल नजीर को खिला दोगे। हाँ, अगर सऊद शकील से परफॉर्म नहीं होता तो आप सऊद शकील को ड्रॉप करके कामरान गुलाम को खिला सकते हो, और सऊद शकील से ऊपर यानी कि रिजवान की जगह पे जो है वो आप कामरान गुलाम को बारी करने का मौका भी दे सकते हो। तो ये आपके पास जो है एक चॉइस है, इसको आप देख सकते हो। और उसके बाद जो है सलमान अली आगा आते हैं मेरी टीम में। सलमान अली आगा भाई लॉन्ग फॉर्मेट के बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं, पाकिस्तान की बहुत अच्छी फाइंड है लॉन्ग फॉर्मेट के अंदर, ओडीआई के अंदर और टेस्ट के अंदर। मैं सलमान अली आगा के बिल्कुल भी हक में नहीं हूं कि वो T20 खेले, लेकिन खैर वो एक अलग टॉपिक है। सलमान अली आगा एक ऐसे प्लेयर हैं जो टेल एंडर्स के साथ बारी करते हैं मोस्टली। हमने उन्हें मोस्टली जो है वो टेल एंडर्स के साथ बारी करते हुए देखा है, और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में खुद भी कहा कि पहले तो यार अजीब लगता था कि मैं टेल एंडर्स के साथ बारी कर रहा हूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गया और अब उनके साथ बारी करते हुए मजा आता है। उनको कुछ सिखाता रहता हूँ कि भाई ऐसे खेल ऐसे खेल, और अपनी बारी लंबी ले जाता हूँ, इस तरह खुद भी स्कोर कर देता हूँ, और इसी तरह टीम के लिए भी कुछ अच्छे टोटल जोड़ने में कामयाब हो जाता हूँ। तो भाई लॉन्ग फॉर्मेट का सलमान अली आगा बेस्ट फाइंड है। आप उसे जितनी मर्जी लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाओ, किसी को कोई एतराज नहीं है। मुझे सलमान अली आगा बहुत पसंद है कि भाई अगर वो लॉन्ग फॉर्मेट खेले और उसके अंदर जी जान लगा दे, उसके अंदर खेलता रहे रन करता रहे, क्योंकि वो कर सकता है भाई। उसके पास अगर वो लंबी लंबी शॉट्स नहीं है, उसके पास नीचे ग्राउंड वाली शॉट्स हैं, वो ग्राउंडी शॉट मारता है जिसके अंदर आपके पास हर तरह की ड्राइव आ जाती है, कट आ जाती है, स्वीप आ जाती है, फिर वो सिंगल डबल के अंदर रनिंग बिटवीन द विकेट में बहुत अच्छा है। तो भाई सलमान अली आगा जो है यहाँ पे मेरे लिए बिल्कुल भाई 110% जगह बनती है सलमान अली आगा की। उसके बाद यहाँ पे जो है ना, मैं जो आपको कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में से शायद एक खेले, उनमें से एक है मेरे पास शहीनशाह अफरीदी और एक है खुरम शहजाद। इन दोनों में से एक भी खेल सकता है, ये दोनों में से एक बिठा के हसन अली भी खेल सकता है, कुछ भी हो सकता है। शान मसूद ने जो भी सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो है जारी बात है ड्राई विकेट्स बना रहे हैं, स्पिन का जो है वो
फैक्टर हासिल कर रहे हैं उसको जो है अवेल कर रहे हैं पूरा पूरा कि भाई ब्रेक का जितना फायदा उठाया जा सके उतना अच्छा है। पाकिस्तान के पास इस वक्त बेस्ट स्पिनर्स हैं जो पाकिस्तानी कंडीशन में किसी भी टीम को ढेर कर सकते हैं। तो इसीलिए पहले भी पाकिस्तान जो है वो 3-1 के साथ जाता रहा, यानी कि 3 स्पिनर और 1 पेसर। तो हो सकता है कि अभी भी वो जो है 3 स्पिनर और 1 पेसर के साथ ही जाए। उन्होंने जो है वो उसके अंदर साजिद खान का थोड़ा सा कहा था कि साजिद खान अपनी जो है वो साजिद खान जो है वो अपनी वायरल फ्लू से निकल के अभी अभी आए हैं और आज उन्होंने मेरे ख्याल में कोई प्रैक्टिस सेशन भी लगाया है, उसके अंदर उन्होंने फिजिकल भी ट्रेनिंग की है और साथ साथ जो है उन्होंने अपनी बॉलिंग भी की है। तो हो सकता है कि भाई वो खेलें, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है कौन खेलेगा, साजिद खान खेलेगा, इब्रार अहमद खेलेगा कि नहीं, तो इन दोनों में से कौन खेलेगा या 2 पेसर खेलेंगे, कोई भी कंफर्म नहीं है। ये सिर्फ मेरी प्लेइंग 11 है कि मैं अपनी प्लेइंग 11 में साजिद खान को देखना चाहता हूँ। भाई जितना बेहतरीन उसने पाकिस्तान के अंदर करके दे दिया इस डुओ ने, नुमान अली और साजिद खान ने, नुमान अली और साजिद खान ने बैटिंग के अंदर भी करके दिया है और उसी के साथ साथ बॉलिंग के अंदर भी 5 विकेटें ले रहे हैं, कभी 6 विकेटें ले रहे हैं, कभी दोनों मिलकर 10 विकेटें ले रहे हैं। तो पेसर को तो बॉलिंग करने का मौका भी नहीं दे रहे। पेसर कितने ओवर कर रहे हैं, 1 ओवर कर रहा है, 2 ओवर कर रहा है, उसके बाद सारे ओवर जो है 100 में से 50-50 ओवर जो है वो इन दोनों ने किए हुए हैं। तो इस तरह के जो मामलात हुए थे तो भाई मुझे तो इसी को देखना पसंद करूंगा ना मैं। और उसके बाद जो है इन द एंड आसिफ अफरीदी के बारे में जो है वो अजहर महमूद ने भी कह दिया है कि उनका जो है फ्यूचर बहुत ब्राइट है। हाँ, हालांकि वो 40 साल के हो गए हैं, कभी भी उनका फ्यूचर लाइट हो सकता है, लेकिन इस वक्त उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्राइट है। और वो पाकिस्तान टेस्ट टीम का मेरे ख्याल में इसका मतलब यही हुआ कि मुसलसल हिस्सा रहेंगे और शायद प्लेइंग 11 का भी हिस्सा रहे उनके मुताबिक। और शान मसूद ने भी इस बात की एक तरह से गवाही दे दी थी कि भाई जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि आसिफ अफरीदी का डेब्यू हो जाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। तो वहां से भी आधी कंफर्मेशन तो मिल गई थी कि भाई हाँ इस बंदे का डेब्यू होने वाला है। तो ये थी मेरी प्लेइंग 11। इसमें अगर कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत। मैं जब पाकिस्तान के हक के लिए बात करूंगा, जो पाकिस्तान के लिए मुझे बेहतर लगेगा ना कि पाकिस्तान की टीम में ये बेहतरी होनी चाहिए वो होगी। और अगर नहीं भी होगी उसके अलावा हमें जो है वो कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो भाई बहुत खुशी होगी। तो देखते हैं कि भाई कल के मैच में या अब से कुछ घंटे बाद शुरू होने वाले मैच में पहले दिन के अंदर क्या होता है।